नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिवालिक एजुइरा में। और मैं शिव खत्री आपके लिए आज, जैसा कि मैंने आपसे सभी से प्रॉमिस किया था कि कोई भी सब्जेक्ट हम नहीं छोड़ने वाले हैं, तो सारे ही सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे। तो आज इतिहास हिस्ट्री का पहला वीडियो है ये। जीएस के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स आते हैं उन सभी को हम कवर यहाँ से करते हुए चलेंगे। तो हमने सबसे पहले हिस्ट्री शुरू किया है और ज्योग्राफी की वीडियो आज रात तक ही आपको मिल गई होगी, जिसमें पार्ट 1 शेर सिंह सर, जो कि मैं आपके लिए बड़ी ही दूर से ढूंढ कर लेकर आया हूँ, उनका वीडियो आप पहला देखें। अगर आपको पसंद आता है तो मुझे बताएं, कमेंट करें, उनकी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि शेर सिंह सर थोड़े मोटिवेट हो सकें अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने के लिए। तो शेर सिंह सर का ज्योग्राफी उन्होंने स्टार्ट किया है, जिसमें उन्होंने आज पहला चैप्टर पढ़ाया था ग्लोब का, और वो वीडियो आपको मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी पसंद आने वाला है। काफ़ी अच्छे से उन्होंने पढ़ाया है। तो शेर सिंह सर का पहला वीडियो आप जाकर जरूर देखें। और साहिब सर, जो कि आपके फेवरेट सर बनते जा रहे हैं, साइंस, जो कि बायोलॉजी आपको पढ़ा रहे हैं, उनका 4th चैप्टर शायद डल चुका है आज या 3rd, तो आपको वो भी जाकर देखना है। और ये वीडियो तो आपको देखना ही है। और आज हम शुरू करने वाले हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। देखिए, इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, और इंडियन हिस्ट्री भी कौन सी, प्राचीन इतिहास भारत का हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री आज का हमारा टॉपिक रहेगा। और इसमें मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि हिस्ट्री भी आपको, थ्योरी आपको वही पढ़ाएंगे, कौन, शेर सिंह सर। मैं आपको इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा जो लास्ट ईयर्स या लास्ट ईयर से भी पहले काफी पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते रहे हैं, मैं उनके क्वेश्चन टॉपिक्स वाइज कराऊंगा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, या कोई भी सभ्यता है, या किसी इतिहास से जो भी जुड़ा हुआ टॉपिक है, वो सब टॉपिक मैं आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कराऊंगा। कि जैसे आज सिंधु घाटी सभ्यता हमारा आज का टॉपिक रहेगा, इसमें एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन, भारतीय प्राचीन इतिहास और सभ्यताएं आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें भारत का प्राचीन से लेकर आधुनिक तक सारा इतिहास हम पढ़ेंगे टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन से। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इसमें हम इसे, इसका मेन टॉपिक अगर हम बोलें तो प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता, इसका टॉपिक आप बोल सकते हैं। तो आज का टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता, जिसके क्वेश्चंस हम एक एक करके करते हुए चलेंगे, और मैं आपको डिस्क्राइब करता हुआ चलूंगा, ताकि आपकी थ्योरी भी कवर हो जाए, आपको पता चल जाए कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये प्राचीन इतिहास, हमने भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास शुरू किया है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। प्राग ऐतिहासिक अगर मैं बता दूं तो प्राग ऐतिहासिक का मतलब, अगर आप इसका संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होगा प्राक जमा ऐतिहासिक, तो ये बनेगा प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक मतलब इतिहास से पूर्व, जहां इतिहास का लेखन शुरू नहीं हुआ, बाद में जिसकी खोज की गई और बाद में उसका लेखन किया गया, तो वो क्या कहलाएगा, प्राग ऐतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए क्वेश्चंस आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस का मैं ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। और आज के क्वेश्चन से आज, अगर आपको पहले वीडियोस पसंद आते हैं और आज के क्वेश्चन भी आपको पसंद आए, तो वीडियो को देखने के बाद लाइक करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल की सदस्यता लेना बिल्कुल हमने निःशुल्क रखा हुआ है। एक से एक बेहतरीन टीचर्स मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। जूलॉजी पढ़ाने वाले साहिब सर हो, चाहे वो ज्योग्राफी पढ़ाने वाले शेर सिंह सर हो, और चाहे फिजिक्स के नए टीचर, जो जल्दी ही मैं आपको बता दूंगा कि कौन होंगे। फिजिक्स के लिए भी ये मानिए बस चल रहा है कि जल्दी ही फिजिक्स के टीचर भी आपको मिल जाएंगे। और मैथ और सीटेट के ज्यादातर सब्जेक्ट मैं ही पढ़ा रहा हूँ। मैथ है, चाहे वो संस्कृत है, चाहे वो हिंदी है, और चाहे आज ये इतिहास भी है, ये भी मैं थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल मिले। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा गया। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इतिहास के आरंभिक काल को, जहां से इतिहास का लेखन हुआ, उसके आरंभिक काल को यहाँ पर क्या कहा गया है। तो इसका देखिए, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल, नव पाषाण काल। देखिए, अगर पाषाण काल ही यहाँ पर सभी ऑप्शंस में है, और अगर आपको याद है तो देखिए, जिस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे क्या बोला जाता है, प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है, जिसमें पत्थरों का यूज हुआ या पत्थर से बने हुए औजारों का प्रयोग हुआ, और उपकरणों की भिन्नता के आधार पर जो जितना भी संपूर्ण पाषाण काल है, यानी कि पाषाण काल में पहले उन्होंने कोई हथियार बनाए होंगे पत्थर से, फिर उनमें थोड़ा तरक्की की होगी, उन्हें थोड़ा उनमें सुधार किया होगा, और फिर नए बनाए होंगे, तो उन्हीं के आधार पर इसे पूरा पाषाण, यानी कि ये संपूर्ण पाषाण युग है, उसको मुख्यतः 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। यह है क्या है, पहला पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो लघु पाषाण काल तो कुछ भी नहीं है, ये
पूरा पाषाण काल का ही 3 चरणों में विभाजित किया गया है। तो इसमें देखिए सबसे पहला कौन सा होगा, सबसे पहला जो होगा इसमें वो होगा पूरा पाषाण काल, क्योंकि पूरा पाषाण काल मतलब प्रारंभिक पाषाण काल। तो इसका सही ऑप्शन क्या है हमारा, तो इतिहास के आरंभिक काल को, यानी कि आरंभ कहां से होगा, आरंभ होगा पूरा से, फिर मध्य में आएंगे और फिर नवपाषाण काल में जाएंगे। तो प्रारंभ सही आंसर हमारा क्या है, सही आंसर है हमारा पूरा पाषाण काल। अगर आप देखें तो पूरा पाषाण काल में मानव कैसा था, कुछ इस तरह का। देखिए आदि मानव के समय में पूरा पाषाण काल में क्या था, आदि मानव। और आदि मानव किस चीज का यूज करता था अपने हथियारों के रूप में, पत्थरों का। पत्थर के बने हुए हथियार आदि मानव के द्वारा प्रयोग किए जाते थे। तो अलग अलग तरह के नुकीले हथियार, चपटे हथियार, जमीन को साफ करने वाले काफी तरह के हथियार आदि मानव यहाँ पर यूज करता था, जो मुख्यतः किससे जुड़े हुए हैं, सब क्योंकि पत्थर के औजार हैं तो इसी का नाम क्या रख दिया है, इस काल का नाम पाषाण काल रखा गया है। और पाषाण काल का विभाजन क्या क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। तो सही ऑप्शन हमारा पहला पूरा पाषाण काल। तो इतिहास का आरंभिक काल का क्या है, पूरा पाषाण काल है। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है, तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो उनसे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है, तेलंगाना में, ओडिशा में, कर्नाटका, तेलंगाना में, कर्नाटका में, ओडिशा में या मध्य प्रदेश में। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है, तो देखिए भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश के भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण की तरफ है। और ये इन गुफाओं को क्या कहा जाता है, इन गुफाओं को एक संज्ञा दे दी गई है, प्राग ऐतिहासिक काल का प्रहरी इनको कहा जाता है। तो क्योंकि ये प्राग ऐतिहासिक काल से जुड़ी हुई गुफाएं हैं भीमबेटका की, तो इन्हें क्या कहा जाता है, प्राग ऐतिहासिक काल का प्रहरी भी इनको कहा जाता है। तो सही आंसर हमारा मध्य प्रदेश है। अगर इसके बारे में और थोड़ी बात करें तो देखिए ये भारतीय स्थापत्य कला का ये अनुपम खजाना है। अगर इसके बारे में और थोड़ा हम डिटेल से देखें तो अगर इससे यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। किस पर्वतीय श्रृंखला में या किस तहलहटी में, अगर बोला जाए पर्वतीय श्रृंखला के अंदर बोल दीजिए या तहलहटी बोल दीजिए, तो किस तहलहटी में ये स्थित है, तो ये विंध्य में है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर विंध्य, तो विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत श्रृंखला है जो, उसमें ये वहां पर ये स्थित है, विंध्य पर्वत की तहलहटी में। और भारत देखिए ये किस लिए प्रसिद्ध है इतनी, आप इसमें चित्र में देख नहीं पा रहे होंगे कि यहाँ पर काफी सारे चित्र, देखिए इसमें गुफा के अंदर यहाँ पर काफी सारे चित्र भी बनाए गए हैं। तो इन्हीं चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो गुफा चित्र और जो भित्ति चित्र होते हैं, दीवारों पर जो बनाए गए चित्र हैं, उनके लिए ही भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। और यहाँ पर और आप इसे और करीब से देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर दीवारों पर इस तरह के कुछ चित्र बनाए गए हैं। और मैं आपको इससे जुड़े हुए और भी महत्वपूर्ण चित्र आगे दिखाऊंगा भीमबेटका की गुफा से जुड़े हुए। तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में है। किस रेंज में या किस तहलटी में है, तो विंध्य रेंज में है। किस लिए प्रसिद्ध है, तो गुफा चित्र शैली के लिए ये प्रसिद्ध है। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एक ही क्वेश्चन से कवर हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन एसएससी में लगभग 4 से 5 बार पूछा गया है, स्टेनोग्राफर के पेपर में हो चाहे सीएचएसएल हो, तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाता है। तो किस काल या युग के पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, तो किस या काल में या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए होंगे, ये आप अभी पहला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड ही था। तो आप सोचिए किस में होंगे, नवपाषाण में, लघु पाषाण में, मध्य पाषाण में या पूरा पाषाण में। तो पाषाण कालीन युग का विभाजन हमने पढ़ा अभी, तो उसके आधार पर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या था, पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में ही क्या हुआ होगा, सबसे पहले पत्थर के औजार मिले होंगे, क्योंकि उसका नाम पाषाण काल के आधार पर ही। देखिए उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला उसमें क्या था, पूरा पाषाण काल। अगर इसमें देखें तो इस पूरा पाषाण काल में किस तरह के हथियार मिले, तो जैसे हस्त कुठार होता है जिसे फावड़ा बोल देते हैं, या खंदक है जिसे खंती भी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में खंती भी बोल दिया जाता है, या विदारणी है। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल या मध्य पाषाण युग। तो मध्य पाषाण युग में फलक के उपकरण जो होते हैं, जैसे फावड़ा होता है जिनमें फलक लगी होती है, उनका प्रयोग होता है और हुआ था। और उसके बाद तो चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। चौड़ी और सीधी थी, तंग और मैली थी, फिसलन वाली थी, या तंग और टेढ़ी थी। तो देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो एक बेहतरीन किस्म की सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहरों की गलियां होती थी वो चौड़ी और सीधी होती थी।
और यहाँ की जितनी भी सड़कें थी वो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मतलब कि वो बिल्कुल सीधी सड़कें होती थी जैसी आजकल होती हैं, घुमावदार ऐसी नहीं होती थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है चौड़ी और सीधी। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? ऑप्शन है रावी, झेलम, व्यास और सतलज। देखिए हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर है और मोहनजोदाड़ो सिंध नदी के किनारे पर। तो आप यहाँ पर सिर्फ हड़प्पा कर लीजिए, हड़प्पा सभ्यता के खंडर के निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे पर स्थित है, जबकि मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है? मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ये आप नोट कर लीजिएगा, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, यह रावी और सिंधु कर लीजिए यहाँ पर। सिंधु, रावी और सिंधु, हड़प्पा रावी के किनारे है और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया। तो कौन सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान? मोहनजोदाड़ो कहाँ था? सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो कहाँ थी? सिंधु घाटी सभ्यता की का शहर जो सबसे बेहतरीन शहरों में से एक था, ये कहाँ था? सिंधु नदी के किनारे था। मोहनजोदाड़ो के जो ध्वंसावशेष शेष हैं, जिन्हें आप खंडर बोल सकते हैं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। देखिए पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो लरकाना जिला है वहां पर कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। और उसके दाहिने तट पर यहाँ पर मोहनजोदाड़ो के खंडर स्थित हैं। तो यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं होते थे और स्नानागार भी होते थे, और पानी के लिए जिन्हें आजकल बाथरूम बोलते हैं, तो वो बाथरूम होते थे, अपने कुएं होते थे, और नालियों की व्यवस्था होती थी, यानी कि पानी की बाहर निकासी के लिए घर से, और अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो तमिल थी, खरोष्टी थी, ब्राह्मी या अज्ञात। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा चुका है, इसलिए क्या है लिपि, क्या है वो लिपि? अज्ञात है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसमें लगभग 64 मूल चिन्ह है। आपको यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो लगभग देखिए कुछ इस तरह की सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, जिसमें 64 लगभग चिन्ह है, 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो कि किस पर बने हुए मिले हैं? सेलकड़ी की आयताकार मोहरों पर, तांबे की गुटिकाओं पर, यानी कि तांबे की मोहर भी उन्हें बोल सकते हैं, तांबे की पट्टियां बोल सकते हैं। और ये लिपि क्या थी? आप देख पा रहे होंगे, ये लिपि चित्रात्मक थी, जो कि अभी भी ये लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए ये क्या है? ये लिपि अभी भी अज्ञात है। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो क्वेश्चन नंबर ये 9 है। देखिए मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम बोल दिए, चाहे इसका मोहनजोदाड़ो का अर्थ बोल दीजिए। तो इसका अर्थ क्या है? रेगिस्तान का टीला, नदीमुख भूमि का टीला, जीवन का टीला या मृतकों का टीला। देखिए मोहनजोदाड़ो, जिसका सिंधी भाषा में, क्योंकि सिंध प्रांत में ये मोहनजोदाड़ो था और वहां सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का इसका अर्थ होता है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला। इसकी खोज, अब मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की? यहाँ से क्वेश्चन में जाता है कि मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की, कब की? तो इसकी खोज हुई थी 1922 में। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी आप उनको बोल सकते हैं, बनर्जी, आर.डी. बनर्जी या राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। किसकी? मोहनजोदाड़ो की। कब? 1922 में। कहां पर है? सिंध प्रांत, लरकाना जिला, पाकिस्तान के सिंधु नदी के दाहिने तट पर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अगर चलते हैं तो मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा भवन मोहनजोदाड़ो में, ये यहाँ से क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका क्वेश्चन ज्यादातर लोगों को गलत ही पता होता है, क्योंकि सिर्फ विशाल देखकर ही आप स्नानागार ऑप्शन यहाँ पर लगा देंगे। तो विशाल स्नानागार, धान्यागार, सह स्तंभ हॉल, 2 मंजिला मकान। विशाल स्नानागार मतलब बड़े स्विमिंग पूल आप बोल सकते हैं। धान्यागार मतलब जहां पर अनाज को रखा जाता है, धान को रखा जाता है। सह स्तंभ हॉल मतलब खंभों वाले हॉल या 2 मंजिला मकान। तो मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा भवन, अब तक आप लोग विशाल देखकर विशाल ही लगाने के लिए यहाँ पर तैयार हैं, लेकिन इसका सही आंसर है धान्यागार। तो धान्यागार जो है वो विशाल स्नानागार से भी कई गुना बड़े हैं। तो जो मोहनजोदाड़ो का धान्यागार था वो लगभग 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहां का सबसे बड़ा भवन था। और मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण लंबाई देखें तो उसकी लंबाई थी लगभग 11.88 मीटर और चौड़ाई लगभग 7.1 मीटर 01 मीटर। तो बड़ा क्या हुआ? यहाँ पर धान्यागार बड़ा था, इसलिए सही आंसर सबसे बड़ा भवन मोहनजोदाड़ो में क्या था? मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन था धान्यागार।
विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहां पर मिला है? अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया विशाल स्नानागार कहां पर मिला है। सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदारो में। लंबाई और चौड़ाई मैंने उसकी आपको बताई कितनी थी, 11.88 गुना 7.01। इसकी क्या थी, लंबाई और चौड़ाई थी। तो सबसे बड़ा स्नानागार या ग्रेट बाथ कहां पर मिला है? मोहनजोदारो में। अगर आप पिछले क्वेश्चन से देखें कि सबसे बड़ा भवन कौन सा है, धान्यागार, और इसी को क्या बोला जाता है, इसे ही मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत भी कहा जाता है, और इसको बोला जाता है ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेट ग्रेनरी यानी कि विशाल धान्यागार। तो ग्रेट ग्रेनरी भी इसको बोला जाता है। और विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहां पर मिला था? मोहनजोदारो में। सिंधु घाटी, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे, सिंधु घाटी में एक एक जैसी कई सारी लगभग वहां पर मूर्तियां मिली हैं जो कि कांसे से निर्मित थी। तो वो कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की महत्वपूर्ण रचना जो थी वो थी नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति, जो कि मोहनजोदारो से प्राप्त हुई है। और ये किसकी बनी हुई है? ये कांसे की बनी हुई है। मैं आपको मूर्ति दिखाऊं तो देखिए, कुछ ये वाली मूर्ति है जो कांसे की बनी हुई है, नृत्य करती हुई मुद्रा में बालिका की एक मूर्ति जो कि मोहनजोदारो से मिली थी। ये क्या है? वहां के लोगों की महत्वपूर्ण रचना है। तो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है, मूर्ति किसकी बनी हुई है? कांसे की। कहां पर मिली थी? मोहनजोदारो में। कई सारे घरों में मोहनजोदारो के भी ये मूर्ति वहां पर मिली, जिसकी लंबाई लगभग 4 से 5 इंच के लगभग में रही। तो देवी माता की पूजा संबंधित थी, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक थी, वो मात्र देवी की पूजा करते थे। तो देवी माता की पूजा संबंध किससे होगा? सिंधु घाटी की सभ्यता से। देखिए, देवी माता या मात्र देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित है। और पुरातात्विक साक्ष्यों से ये प्राप्त मात्र देवी की मृण मूर्तियों से इस बात का भी ज्ञान प्राप्त होता है कि ये वे लोग किसकी पूजा करते थे? मात्र देवी की। और वहां पर परिवार भी कैसे होते थे? मात्र सत्तात्मक। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार कैसे थे? मात्र सत्तात्मक थे। किसकी पूजा होती थी? देवी माता की या मात्र देवी की। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सब अब तक सेंटर और स्टेट बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। जैसे कि इससे पहला क्वेश्चन एसएससी एफसीआई के 2012 के एग्जाम पेपर में आया था। और ये जो मैं आप क्वेश्चन देख रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा है, तो ये एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में आया है, 2016 में भी आया है। कई बार ये क्वेश्चन लगभग हुआ है। ये वही क्वेश्चन है जो हर बार बार रिपीट होते रहते हैं। मैं सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूँ और डिस्क्राइब करते हुए हम चल रहे हैं, ताकि इससे हमें कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर होते चले। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कोया बंदरगाह कौन सा है? तो कालीबंगन है, लोथल है, रोपड़ या मोहनजोदारो। देखिए, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है लोथल। तो लोथल क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह है, जो कि कहां पर है? अहमदाबाद जिले के अहमदाबाद यानी कि अहमदाबाद गुजरात में जो अहमदाबाद है वहां पर भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। अब भोगवा नदी अगर आपने नहीं सुना है, कभी कभी यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि जो लोथल है वो कहां पर स्थित है, तो यह किस नदी की उपनदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो जो भोगवा नदी है वो साबरमती नदी की उपनदी है, यानी कि सहायक नदी है। भोगवा किसकी? साबरमती की। तो साबरमती नदी की उपनदी भोगवा के किनारे पर लोथल स्थित है। सन 1955 और 1962 के मध्य में यहाँ पर एसआर राव के निर्देशन में खुदाई की गई थी, जिसमें क्या मिला है? एक बहुत बड़ा गोल घेरा मिला है, जो कि पक्की ईंटों का बना हुआ है। उसका साइज लगभग 214 गुना 36 मीटर है, जिसे राव महोदय ने क्या बोला है? जहाजों की गोदी। जहाजों की गोदी इसको बोला है। जहाजों की गोदी से बोला है एस आर राव ने। तो लोथल की खास बात क्या है? यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि लोथल की खासियत क्या है। तो लोथल की खासियत यही है कि यहाँ पर सारा का पूरी जो बस्ती थी वो एक ही टीले पर थी। यहाँ पर दो टीले नहीं मिलते हैं, और पूरी की जो पूरी बस्ती है वो एक ही दीवार से घिरी हुई है। और ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन है, यानी कि यहाँ पर ही सब जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता के मालवाहक जहाज थे वो सब कहाँ पर होते थे? लोथल में रखे जाते थे, या लोथल में ही खड़े होते थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ से बनता है, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो किसका था? सिंधु घाटी सभ्यता की यहाँ पर बात हो रही है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का ही मैंने आपको अभी बताया। तो लोथल में कौन सी सभ्यता का जहाजी मालघाट था? सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कि हमने अभी पूरा डिस्क्राइब किया है। तो इसके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? फिर वही क्वेश्चन है
कई तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लोथल ही इसका आंसर है, बंदरगाह शहर लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर भी लोथल ही, और सभ्यता का पूरी सिंधु सभ्यता का जहाजी मालघाट कौन सा था? लोथल। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा यहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती या मिट्टी के पात्र के लिए? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगन है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए ये सैंधवकालीन सभ्यता का एक पुरातत्व स्थल है, पुराना स्थल है, और यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा क्वेश्चन बन जाता है, कालीबंगन कहाँ पर है? कालीबंगन बोला जाता है, कालीबंगा भी बोला जाता है। तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, और यहाँ से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं बहुत सारे। तो कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्रों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की तरफ। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? यानी कि सबसे ज्यादा आय सिंधु सभ्यता को किससे होती थी, या सिंधु अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी? तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन को कई तरीके से यहाँ पर पूछ लिया जाता है, कई बार का क्वेश्चन ये आया हुआ है एसएससी सीएचएसएल 10+2 में लगभग 5 से 6 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन और बढ़ेगी। अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता पर बनी हुई एक मूवी देखी हो मोहनजोदारो, तो उसे अगर आपने वो देखी हो तो आप इसका आंसर बिल्कुल सही बता पाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? देखिए सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक और नगरीय सभ्यता थी, और यहाँ क्या था? व्यापार की यहाँ पर प्रधानता थी। अतः सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या था? व्यापार ही सिंधु सभ्यता की ताकत था। और इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन का भी योगदान था। लेकिन सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? मेनली यहाँ पर क्या होता था? सबसे ज्यादा व्यापार होता था। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई है? यानी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता एक ही बात है। तो कौन सी ऐसी धातु है जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई है? सोना, तांबा, चांदी या लोहा? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि धातुओं की प्राप्ति के आधार पर सभ्यता को युगों में बांटा गया है। तो कैसी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता? एक कांस्य युगीन सभ्यता है। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, लेकिन यहाँ पर लोहा प्राप्त नहीं होता है। लोहे से बनी हुई कोई भी मूर्ति वगैरह यहाँ पर प्राप्त नहीं होती है। देखिए भारत में लोह युग का जो प्रारंभ है वो कब से माना जाता है? लगभग 1000 ईसा पूर्व से, 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है क्या? लोह युग का आरंभ। तो वैदिक काल में है। लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? वैदिक काल में। तो जो हड़प्पन सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें किस चीज का उनको ज्ञान नहीं था? उनको लोहे का ज्ञान नहीं था, और लोहा वहां से नहीं मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो शोरतुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो शोरतुगुई ये आपने लगभग सुना ही नहीं होगा, लेकिन कई बार ये सीपीओ के एग्जाम में, सीपीओ, एसआई, एसएससी, सीएचएल, ये भी कई बार आया हुआ है। तो यहाँ से मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूँ। एक तो ये शोरतुगुई और मुंडीगाक यहाँ पर नाम करके शहर है, मुंडीगाक। तो मुंडीगाक शहर भी कहाँ है? ये दोनों जो पुरा स्थल है ये दोनों अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। अफगानिस्तान में ये शोरतुगुई और मुंडीगाक दोनों शहर है। और ये किससे जुड़े हुए हैं? ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं, और कहां पर है? अफगानिस्तान में ये दोनों शहर है। तो आज के लिए इतना ही। तो देखिए अगर आपको वीडियो के क्वेश्चंस पसंद आए हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में बार बार पूछे ही जाते हैं, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। और भी मैं आपको अगर यहाँ से बताना चाहूँ तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल में से सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का स्थान कौन सा भारत में कौन स्थित है? लोथल। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो कहां पर है? पाकिस्तान में है। और लोथल कहां पर है? भारत में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में। आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए कुछ बेहतरीन चित्र, और दो चार पॉइंट्स मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ। देखिए हड़प्पा स्थलों से अब तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की प्राप्ति अभी नहीं हुई है। रावी नदी पर कौन सा शहर था? हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी भी नहीं पढ़ी गई, इसलिए क्या है? अपठित है या अज्ञात है। लघु पाषाण क्या होते हैं? पत्थर के औजार होते हैं। हड़प्पा सभ्यता में एक शहर था रोपड़। तो रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। ये पॉइंट आप साथ ही साथ लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। तो रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे? शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो धोलावीरा स्थल है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा कहां पर है? राजस्थान, धोलावीरा गुजरात में कच्छ के रण में स्थित है। कच्छ का रण कहां पर है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों में सिंध का मरुस्थल के रूप में किसे जाना जाता है? मोहनजोदारो को। मोहनजोदारो का एक और नाम है, क्या है वो? सिंध का मरुस्थल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि कई सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। तो देखिए
एक और क्वेश्चन यहाँ पर कालीबंगा से बच जाता है। कालीबंगा जो पहले क्वेश्चन आया था, तो कालीबंगा में कौन कौन सी चीजें मिली हैं? देखिए मिट्टी के बर्तन तो वहां पर मिले ही हैं, साथ ही साथ वहां पर अग्निकुंड मिले हैं, हल से जुते हुए खेत भी मिले हैं और काले रंग की चूड़ियां भी मिली हैं। ऐसे ही लोथल में युगल समाधान भी मिले हैं। तो फारस की मोहरे, बंदरगाह और उत्तम किस्म के जौ में से कौन सा पुरातात्विक स्थल अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाया गया? तो उत्तम किस्म के जौ लोथल से नहीं मिले हैं। हालांकि धान्यागार तो वहां पर है, लेकिन जो वहां पर जौ मिले हैं वो उत्तम किस्म के नहीं है। मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत भी हमने डिस्कस की, कौन सी है? ग्रेट गेंद्री है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की पूजा करते थे। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिलालेखों का। और ऐसे ही ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर किया जाता है? म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ से कई सारी चीजें हमने आज कवर की और लगभग प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता से बनने वाले सभी प्रश्न हमने यहाँ पर कवर किए हैं। तो देखिए ये क्या है? ये विशाल स्नानागार है जो कि कहाँ पर मिला है? मोहनजोदारो, जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 11.88 गुना 7.01 के लगभग इसकी लंबाई और चौड़ाई है। ऐसे ही कांस्य युग मोहनजोदारो से ही कांसे की बनी हुई नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति भी मिली है। और यहाँ से जो ज्यादातर मोहरे प्राप्त हुई हैं उन पर एक सींग वाले एक जानवर की फोटो बनी हुई है। ऐसा जानवर आजकल देखने में नहीं आता, लेकिन ज्यादातर मोहरों पर इसी प्रकार के जानवर की आकृति यहाँ पर बनी हुई है। और इनकी लिपि जो कि अभी तक भी पढ़ी नहीं जा सकी है, जिसमें लगभग कितने चिन्ह हैं? 64 मूल चिन्ह है, 250 से 400 तक अक्षर भी हैं, जो कि आयताकार सैलकड़ी की मोहरों पर मिलती है या तांबे की पट्टियों पर ये अभी तक लिखी मिलती है। चित्रात्मक लिपि है, इसमें स्वास्तिक का निशान भी देखिए यहाँ पर ही है। तो आप समझ सकते हैं कि स्वास्तिक का निशान कितना पुराना है और कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है। एक यहाँ पर एस जैसा भी निशान है, देखिए ऐसे ही ये पूरा देख सकते हैं आप, ये लोथल शहर का एक चित्र है जो कि किसके पूरा आप देख सकते हैं कि पूरा बंदरगाह शहर है। यहाँ पर जहाज भी आप देख पा रहे होंगे। तो लोथल शहर ये है। ऐसे ही ये क्या है? ये भीमबेटका की गुफा में बने हुए भित्ति चित्रों से, अगर आप भीमबेटका की गुफा कभी देखने जाते हैं, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, तो वहां पर आपको इस तरह के चित्र देखने के लिए मिल जाएंगे। ये भीमबेटका की गुफाएं हैं देखिए, और यहाँ पर इस प्रकार के भित्ति चित्र बने हुए हैं जिसका सरकार ने संरक्षण किया गया है, क्योंकि ये प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी भी इन गुफाओं को कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी किसे कहा जाता है? भीमबेटका की गुफाओं को। देखिए भीमबेटका की गुफाएं हैं। तो कांसे की मूर्ति जो कि मोहनजोदारो से मिली, और मातृ देवी की मूर्ति जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मात्र इसी मूर्ति से पता चलता है कि वो मातृ देवी की पूजा करते थे और मातृ सत्तात्मक यहाँ पर परिवार होते थे। वहां की मोहरों पर विभिन्न जानवरों के चित्र मिलते हैं, जिनमें से बैल है, गेंडा है, हाथी है और एक सींग वाला ये एक जानवर है जिसका अब तक पता नहीं चल पाया है कि ये कौन सा जानवर है। हड़प्पा सभ्यता के काल की मोहरें कुछ इस प्रकार की होती थी। और ये है विशाल धान्यागार, कौन सा? जो कि मैंने अभी आपको बताया था। सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मोहनजोदारो का धान्यागार, जो कि कितना लंबा था? 45.72 मीटर लंबा और 22.86 या 22.86 मीटर चौड़ा। तो सबसे बड़ा इमारत यहाँ पर अब तक जो मिली है वो यही है। क्या है? ये विशाल धान्यागार है, जहां पर अनाज का संग्रह मोहनजोदारो के लोग करते थे। ये स्नानागार। तो गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ही वीडियो को लाइक कीजिए। अदरवाइज आप बता सकते हैं कि कहां पर कोई कमी रह गई तो कमेंट करके हमें सजेशन जरूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, ताकि सभी लोगों तक वीडियो हमारा पहुंच सके। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।